एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जैसे गरीब की मोटरसाइकिल ही उसकी मर्सिडीज़ होती है, उसी तरह तीसरी दुनिया के ममालिक के दरमियान जो झड़पें होती हैं आजकल उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया गया है। हुआ ये है कि आज भारत के DGMO ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब भारत के जो स्पेशल कमांडोज़ हैं वो पाकिस्तानी इलाके में यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में गए और उन्होंने कुछ दहशतगर्दों को मारा और वापस आ गए। बात इतनी होती तो शायद जो है उसके कोई ना कोई सबूत मिल जाता, लेकिन अभी तक खैर उसका कोई सबूत सामने भी नहीं आया है। स्टोरी अच्छा, ये उड़ी वाक़या जो हुआ था आज से 11 दिन पहले, उसके बाद जाहिर है भारत ने कहा था, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने, कि हम इसको भूलेंगे नहीं और हम कुछ ना कुछ करेंगे। तब से जाहिर है दोनों ममालिक कैलकुलेट कर रहे थे, पाकिस्तान भी कॉशियस था कि कुछ ना कुछ होगा, मगर अचानक ये वाक़या हो गया। अब देखिए, पहले जो नैरेटिव था वो ये था कि हेलीकॉप्टर से पैराड्रॉप किया है कमांडोज को, ठीक है, चले वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एयर रेडार कवरेज LOC के इलाके में स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग है और पिछले उरी के बाद तो हाई अलर्ट चल ही रहा है आपका। तो साइलेंसर वाले हेलीकॉप्टर वैसे भी उनके पास है नहीं। अब नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगेन बजरंगी भाईजान कैसे आए थे? बजरंगी भाईजान सुरंग से आए थे, वो एक अलग बात है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया पे अभी जो खबर आई है बस 15 मिनट पहले कि 25 इंडियन कमांडोज ने LOC क्रॉस की, 3 किलोमीटर तक वो क्रॉल करते हुए गए। LOC नहीं, LOC को पार करके 3 किलोमीटर वो क्रॉल किया उन्होंने। तो पार कैसे? ये नहीं पता ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर कोई 40 टेररिस्ट को कत्ल करके वापस चले गए। वापस भी चले गए। हाँ, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इंडिया? जानी नुकसान नहीं हुआ। अब इसका देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर वाली लाइन है ये मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आती, इसका हजम नहीं हो। ये जो क्रॉलिंग वाली बात भी है, ये सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है। आपने प्रेडेटर फिल्म देखी है कभी? जी बिल्कुल, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली। प्रेडेटर फिल्म में एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम मुझे एक सेकंड क्लिप दिखा सके, अगर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है तो फिर हाँ पॉसिबिलिटी है। क्लिप तो चलाएं प्लीज, दिखाएं जरा कौन सी क्लोकिंग टेक्नोलॉजी। अब नाउ दिस इज अ जोक ऑब्वियसली, लेकिन अगर सीरियसली बात करें तो फैक्ट मैटर इज कि किसी को कुछ नहीं पता। सही है ये लेकिन वो फौजी कैसे टहलता हुआ आ गया इंडिया का यार? हाँ वही, ये भी एक और बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। ये सब बताएं कि जो है वो इसी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान थे, बाद में आया क्या? वो कह रहे हैं कि वो अलग से कहीं घूमता घुमाता जो है सीटी आ गया, सीटी बजाता हुआ वो घूम रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि साइड पे क्या हो रहा है। इसका क्या हुआ कि पहले खबर आई जो don.com पर पब्लिश हुई कि एक इंडियन सोल्जर चंदू बाबू लाल चौहान 22 साल 32 राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स जो हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में यूज्ड है। एनीवे वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए यूजुअली इस्तेमाल नहीं होगी। ये भूले से सरहद किस तरफ, ये हमें नहीं पता। और मैं दोबारा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम में से बॉर्डर के इस पार या बॉर्डर के उस पार किसी को कुछ नहीं पता। ये बात मैं ये मान लेता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक्स आज हुई हैं। वजह ये है कि और भारत इसकी पिछले 1 साल से रिहर्सल कर रहा था, जो कल रात को उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। तो ड्रेस रिहर्सल कहाँ हुआ है इसका? ड्रेस रिहर्सल मैं अर्ज करता हूँ। जून 2015 में नागा बागियों ने, जिस तरह उड़ी में 18 भारतीय फौजी मरे हैं, उसी तरह नागा बागियों ने जून 2015 में बर्मा और नागालैंड की सरहद पे 18 भारतीय फौजी मारे। बिल्कुल डिटो कॉपी। एक इत्तेफाक है कि 18 मारे। उसके बाद वो ज़ाहिर है भाग के दूसरी तरफ चले। भारत के कमांडो दस्ते ने सर्जिकल स्ट्राइक की। रात को भी 30 से 35 इन्होंने पाकिस्तान की साइड पे मारने का दावा किया। उस जो बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें भी 30 से 35 नागा बागी हलाक किए। या दावा किया और बाहिफाजत वापस आ गए। ठीक है। इसकी तस्दीक जनाब की जूनियर वजीर इत्तलात, पहली तस्दीक जूनियर वजीर इत्तलात थे राजवर्धन सिंह राठौर। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमने किया है बर्मा में, पाकिस्तान और चीन के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है, मैसेज है
कि अच्छा उसके बाद पाकिस्तानी भी सीरियस हो गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान बर्मा नहीं है और तुम क्या अच्छा बर्मा ने कहा कि यार कब हुई, कहाँ पे हुई, कब हुई, बिल्कुल। तो इंडिया ने फिर उसे समझाया कि तब हुई। हाँ, यहाँ फिर बर्मा ने कहा अच्छा हो सकता है। वैसे यहाँ पे भी अगर आप इंडियन डीजीएमओ की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि हमने अटैक किया और फिर हमने इतला दी कि जी हमने यहाँ पे अटैक किया है, इन केस यू मिस्ड इट, इन केस यू मिस्ड इट, यू नो। देखो इंडियन सहाफियों की भी जो डायलेमा है ना, वो समझने की कोशिश करो। अभी भी एक चैनल पे एक इंडियन सहाफी को लिया था, खातून को, उनसे पूछा भाई डीजीएमओ ये क्या कर रहे हैं फलाना। उसने एक बहुत ही कमाल सवाल किया उससे, एंकर से। उसने कहा भाई साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ कोई बात कहता है कि हमने ये कार्रवाई की है पाकिस्तानी फौज ने, तो क्या आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही बात, बिल्कुल सही। तो इस बात में वजन है। जब आप इंडियन मीडिया अगर डीजीएमओ के मुंह से आ रही है ना ये बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर, यही मसला होता है जब आपकी सोर्सेज आपकी फोर्सेज होती हैं। अपनी बात समझ मजबूरी है। अब देखिए, अब आपने इंडियन सहाफियों की बात की तो मैंने भी कुछ सुबह से कुछ ट्वीट्स कलेक्ट कर रहा हूँ मशहूर और मारूफ इंडियन कॉलमनिस्ट्स और एनालिस्ट्स की। तो बड़ी मजेदार बातें हैं, जैसे कि शेखर गुप्ता उन्होंने कहा कि यार बड़ी अजीब बात है कि टीवी चैनल्स ऐसे दावे कर रहे हैं जो उनकी अपनी हुकूमतें और अफवाज भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये अगर अब सूरत हाल है तो जब जंग होगी तो क्या होगा। ठीक है, फिर रजा उल हसन लश्कर, ठीक है, उनका कहना है कि यार बड़ी हैरत की बात है, बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि इतने जर्नलिस्ट दोनों मुल्कों में अनहेजिटेटिंगली जी सर कर रहे हैं उनको जो भी प्रेस रिलीज फीड किया जा रहा है। ठीक है, प्रवीण स्वामी बड़ी तंजिया किस्म के इंसान है, बहुत सार्कास्टिक है, मैं मानता हूँ उनकी सार्काज़म को। वो कहते हैं कि यार वो पुराने ज़माने ना, वो बुरे दिनों में, बैड ओल्ड डेज में सहाफ़ी असल में पूछते थे ब्रीफिंग्स पे कि सर आपके जो आपने कहा है इसका कोई सबूत है। कितनी अच्छी बात है कि वो दिन अब गुजर गए हैं। ठीक है, वो ये इसी तरह ही है जैसे भारतीय क्लेम का जो जवाब आया है ना कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से भी कि भाई हमने उसका भरपूर जवाब दिया उसी अंदाज। अच्छा, जैसे भारतीय क्लेम वेरीफाई करना जाहिर है कि मुश्किल है। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा जी 14 भारतीय फौजी जवाबी कार्रवाई मारे गए 2 सेक्टर्स में, और उसी प्रोग्राम में एक डिफेंस तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान बैठे थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 14 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए। अब वही मसला है कि वेरिफिकेशन होनी नहीं है। और मतलब जो बेस्ट इस वक्त यही बेस्ट कमेंट है ना सर, वो है माइकल कुगलमैन का। माइकल कुगलमैन कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, साउथ एशियन अफेयर्स में बहुत महारत है उनकी, कि जी बेस्ट बेट क्या है ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान में हुकूमत, फौज या मीडिया कह रही है ना, इनको एक पिंच नहीं बल्कि मेनी ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट के साथ लें, क्योंकि अभी हर जगह सिर्फ स्पेक्यूलेशन है और सिर्फ सबटरफ्यूज है। और बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। हाँ, जंग में शहीद हमेशा सच्चाई ही होती है। ये मेरा ख्याल है ब्रेख्त की सर, ये मेरे ख्याल है कि तारीख में कोई 1000 लोगों ने ये बोला होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब ना सर जर्नलिज्म नहीं है, जिंगोइज्म है, न्यूज नहीं है, नॉइज है, और आखिरकार स्टोरीज नहीं है, स्पिन है। क्यों करते हैं अब तो जर्नलिस्ट, मुझे लगता है दोनों ममालिक के ये करते हैं, जो भी दिया जाता है अच्छा वैसे करके, और उसके बाद मतलब ये होगा। और ये अभी मजीद टेक्नोलॉजी इतनी वैसे तरक्की कर चुकी है कि मेरा ख्याल है कि वो सुलेमानी टोपी पहन के सर आपको दिखा दिया था ना सर, बिल्कुल यही है, हो सकती है ये मॉडर्न वर्जन। मेरे पास 3-4 मिसालें, लेकिन ये बहुत ही फरसूदा और रिवायती किस्म के मिसालें। मसलन मेरी जनरेशन के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पता है किसे समझते हैं? जुलाई 1976 में एंटेबे एयरपोर्ट पे एक एयर फ्रांस का तैयारा उतरा जिसमें 103 मुसाफिर थे, उसमें आधे इसराइली थे। इसराइली कमांडोज ने 3500 किलोमीटर जाके इसराइल से युगांडा जाके और सर्जिकल स्ट्राइक किया और सबको छुड़वाया और हाईजैकर्स को मार दिया। तो इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। या ये है कि जून 81 में ऑपरेशन बेबीलोन किया, इसराइल के 8 F-16 उड़े, सऊदी अरब से होते हुए इराक गए और 2 एटमी रिएक्टर तबाह किए बगदाद के करीब और वापस आ गए। या फिर मई 2011 में अपने एबटाबाद पे जो अटैक हुआ वो थी सर्जिकल स्ट्राइक जिसे दुनिया ने देखा। या 99 में नैरोबी में टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी ने PKK के अब्दुल्ला ओजलान को पकड़ा, एक
स्टिंग ऑपरेशन में, या अभी अक्टूबर 2013 में ट्रिपोली में अनस अल-लिब्बी अलकायदा का जो एक रहनुमा था, जो उसको अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने चील की तरह उठाया, बड़े भरे बाजार में से और ले गए। इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स यार जो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में जो कॉमन फैक्टर सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर जो होना हो चाहिए होता है वो है यूज ऑफ एयर पावर। यू नीड दैट। अब अगर आपने डेफिनेशन चेंज करनी है सर्जिकल स्ट्राइक की तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल बाय इटसेल्फ मींस यू आर, अच्छा इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब हमारे पे सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, किसी और को नजर एक थोड़ी सी ब्रेक ताकि मैं इन मिसालों में शामिल, एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पे मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जहां इंडिया दावा कर रहा है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तानी फ़ौज का ये कहना है कि पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर इंडिया ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बयान में ये भी कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के 2 जवान जिसमें नायक इम्तियाज़ और हवलदार जुम्मा खान, इम्तियाज़ का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है, जबकि जुम्मा खान का ताल्लुक इस्तोर से है। ये 2 जवान शहीद हुए हैं, इनकी नमाज जनाजा भी हुई है। तो और 9 पाकिस्तानी फौजी जख्मी भी हुए, और साथ ही ख्वाजा आसिफ ने कहा है 9 पाकिस्तानी फौजी जख्मी भी हुए, कुछ सिविलियंस के भी जख्मी होने की इत्तला आई है लाइन ऑफ कंट्रोल से। और मतलब हेलीकॉप्टर्स आए ना आए, कमांडोज आए ना आए, कुछ 100% हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जी बिल्कुल हुआ। अब ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी एज पर नॉर्मल, जो हमेशा होती रही है, एक साथ 5 जगहों पे हुई है। या तो फिर उसके कवर के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है, इंकर्जन हुई है फ्रॉम द इंडियन साइड, जैसे कि मुशर्रफ के दौर में इमरजेंसी प्लस का हमने नाम सुना था ना पहली दफा, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग प्लस। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 5 जगह इंगेज किया पाकिस्तान आर्मी को फायरिंग से, इट्स पॉसिबल, और उन्होंने फिर मुझे वो स्ट्राइक की जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है समथिंग हैज हैपेंड व्हिच इज स्लाइटली बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, और जो कि जाहिर है छुपी नहीं रहेगी, सामने आई जाएगी। लेकिन जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे की इंकर्जन है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर इंडिया या इंडियन की गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी को एक बैलेंसिंग एक्ट करनी है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन को भी आपने खुश करना है, क्योंकि वो एक फिगर थी कि कितने फीसद भारतीय नरेंद्र मोदी की हैंडलिंग से 51% जो चाह रहे थे कि नहीं आप मजीद पनिश करें। और देखें जो इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना, अब जो लग रहा है, और जो बीजेपी की सपोर्टर्स हैं और इंडियन मीडिया को आप देखें, अब हम हमेशा कहते हैं ना कि जी ये तो मीडिया पे जंग चल रही है, लेकिन सर इसका होता है पब्लिक ओपिनियन, बहुत वाज़ेह इम्पैक्ट होता है। अमेरिका ने जब इराक पे जंग करनी थी तो पहले 1 साल पूरी पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की थी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वो अब इतने खूनख्वार हैं, इतने वो डिमांड करते हैं कि आपने उनको कुछ देना है, लेकिन उस लेवल तक से पार नहीं जाना कि पाकिस्तान से कोई बहुत हेवी रिटेलिएशन भी आए। इन दोनों चीजों के बीच में एक एस्केलेशन करनी है, मुझे ये नजर आता है। लिमिटेड लेवल पे भी वो कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रखना चाहते। अभी जाहिर है इस वाक़े के बाद जो सबसे बड़ा इफेक्टिव होगा वो 2003 से होने वाला जो सीज फायर का मुआहदा था, वो तो खत्म है ना, वो तो ऑलमोस्ट क्योंकि वो लूला लंगड़ा चलता रहा। बीच में भी ऐसी फायरिंग दोनों ममालिक के दरमियान हुई, लेकिन इस वाक़े के बाद वर्चुअली वो जो है जो मिनिमम टेंशन लेवल होता था ना पाकिस्तान और भारत का, वो अब मजीद ऊपर बढ़ गया। अब इससे ऊपर का ही काम होगा। एंड अगेन मेरी नज़र में, और इनफैक्ट ये अजय शुक्ला साहब बिजनेस स्टैंडर्ड के कॉलमनिस्ट हैं इंडिया में, उनकी भी आज एक इसी तरह की ट्वीट थी कि जी मुझे लगता है कि फौज ने उतना किया है कि भक्त खुश हो जाए, जो संगी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को इतना नुकसान ना पहुंचे कि वो रिटेलिएट करने पर मजबूर हो जाए। तो ये भी एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस आपको करना है। और मुझे जो खतरा लगता है ना सर, कि पूरी तारीख में आपको हजारों मिसालें मिलेंगी कि आप कुछ करना चाह रहे थे, आपका ख्याल था कि ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सही बात। और ये कोई एक मिसाल नहीं है सर, आपने वो 3 इंकर्जन्स की मिसालें दी हैं, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं तारीख में। वंस द बुलेट इज फायर्ड जी, यू कैन नॉट कंट्रोल द प्लान ऑफ बैटल। अच्छा, वॉर हिस्टेरिया की एक मिसाल ये भी है कि वो जो अभी हम
एक दो दिन पहले बात कर रहे थे कि जी महाराष्ट्र की तंजीम ने 48 घंटे में पाकिस्तानी फनकारों से कहा है कि आप चले जाएं। ठीक है, अब पाकिस्तान वो बॉलीवुड के बहुत सारे जो लोग हैं जी, उन्होंने इसकी मुखालफत की दबी जबान में कि भाई हमारा करोड़ों रुपए का सरमाया है और क्यों इस पे खामखा बेचारे, ये तो मासूम परिंदे होते हैं, इन पे क्यों नजला गिरा रहे हो। अब जो इंडियन फिल्म साज की जो एसोसिएशन है उसने ये करारदाद मंजूर हो गई है ना कि कोई पाकिस्तानी टेक्नीशियन, एक्टर और जो भी है कोई भी जो है हमें नहीं चाहिए। तो अब आप ये देखें कि इफेक्ट ये होता है कि 3 दिन पहले इन्हीं में से कुछ लोग मुखालफत कर रहे थे एक तंजीम की और आज उसके हमनवा हो गए। तो जंगी हिस्टीरिया इस तरह लपेटता लोगों को, एंड इवेंचुअली जी जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ना तो इट अफेक्ट्स नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा दरार मेरे ख्याल में मीडिया को जिस तरह प्रोपेगेंडा वॉर टूल के तौर पर यूज किया जाता है। अब भारत में आप कोई ये भी लिख देगा ना कि 100 दहशतगर्द मार दिए तो लोग बिलीव करेंगे, और पाकिस्तान अगर ये कह देगा कि इस वक्त 100 भारतीय फौजी मार दिए हैं तो वो भी यहाँ लोग बिलीव कर लेंगे, बिकॉज किसी के एक्सेस जो है LOC तक किसी सहाफ़ी की है नहीं, और ना ही इन केस में कोई जाएगा ना ही कोई जाने देगा। ये होता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट कोई भी दुनिया की हुकूमत जब एक खास लेवल पे लोगों को जंगजुआना उनका जो है उभार वो कर देती है, तो बाज़ औक़ात वो शेर जिसकी पीठ पे आप सवारी कर रहे हैं उस स्टेज के बाद वो शेर आपकी पीठ पे चढ़ जाता है। सर आप कभी उतर नहीं सकते ना, क्योंकि शेर खा जाएगा आपको। यही तो मसला है। तो ये इस लेवल तक भी चीजें आ जाती हैं। और पहले लीडर के पीछे जनता चलती है और फिर एक स्टेज आता है कि जनता के पीछे लीडर को चलता है। क्या कहते हैं, द टेल वैग्स द डॉग। यस। तो अच्छा, और ये इसमें ये एहतियात करनी चाहिए की बात करें बुखार को ऊपर लाते हुए। अब हम हमेशा मतलब हमारे यहाँ होता है ना कि जी ये मतलब ये बंदा एस्टैब्लिशमेंट की लाइन, ये बंदा ये सुन ले। राहुल कंवल जो आई थिंक NDTV डिफेंस एनालिस्ट हैं और एडिटर हैं, इंडियन, उनके मुताबिक इंडियन आर्मी चीफ ने वेटरन्स या रिटायर्ड फौजियों को बुलाया है इमरजेंसी ब्रीफिंग में, ताकि जो आप जब टीवी पे जाके बोलें या आप कुछ कॉलम लिखें तो आपका नैरेटिव क्लियर होना चाहिए। हमारा एक नैरेटिव होना चाहिए, हुब्बुल बत्ती का नैरेटिव। तो ये दिस इज द न्यू नॉर्मल सर, गेट यूज्ड टू। और वो जो भारतीय वजीर आजम मोदी की उस मीटिंग के बारे में और ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे खबर आई थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी रात जागे और पानी का एक कतरा नहीं पिया। इतने महान, ऐसा जैन है वो, बोधिसत्व है वो। इसका ताल्लुक टेंशन से है। टेंशन से है और मिथ बिल्डिंग है ना, मिथ बिल्डिंग होती है ना। फिर किसी ने कहा कि जालिमा इनको कोका कोला ही पिला दे, लेकिन वो जो है फिर न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है और उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब बहुत लोग आजकल बात कर रहे हैं कि जी न्यूक्लियर वॉर, और बहुत लोग मतलब काफ़ी ऐसे लग रहा है कि लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो ही जाए। जैसे कि 23 सितंबर को बीजेपी के राज्यसभा के MP सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो कोई बात नहीं, अगर 100 मिलियन इंडियंस भी मर गए पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक में, हम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। बड़ा आसान है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसके बड़ी अजीब और गरीब किस्म के असरात होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक 2007 में रुटगर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने एक स्टडी की कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसके असरात क्या होंगे। तो आपको थोड़ा बता देते हैं कि अगर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो पाकिस्तान और भारत की कुल न्यूक्लियर आर्सेनल का आधा होगा, अगर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल हुए तो पहले हफ्ते में 2 करोड़ 10 लाख लोग वैसे ही मारे जाएंगे। अब ये ब्लास्ट में मरेंगे, बर्निंग से मरेंगे, रेडिएशन सिकनेस से मरेंगे। ये सिर्फ पहले हफ्ते की बात है, फिर रेडिएशन सिकनेस फैलेगी और मजीद लोग मरते जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को तबाह करेंगे, हम पूरी दुनिया को भी अपने साथ तबाह कर देंगे। और इसके मैं आपको एक ये मैप अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको एस्टिमेशन दे रहा है कि जो यहाँ से जो फॉल आउट होगा
और फॉल आउट मतलब न्यूक्लियर विंटर के ऊपर जो धुआं जो स्मोक जाएगी उससे दुनिया में क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं, मॉनसून्स और एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा और तकरीबन 2 बिलियन लोग भूख से मरने के खतरे में आ जाएंगे। अच्छा, और ये उन 1.5 अरब के अलावा होंगे जो वो पाकिस्तान तो इंडिया आप दुनिया में की जो बात करें ना सर, क्योंकि जब हम बम फाड़ेंगे हम सिर्फ अपने ऊपर नहीं फाड़ेंगे, हम पूरी दुनिया के ऊपर फाड़ेंगे। दीज आर द रिजल्ट्स। और अच्छा, ये तो मतलब ये वो हिरोशिमा नागासाकी वाला बम भी नहीं है, दीज आर मच मोर एडवांस्ड नाउ। ऊपर से ओजोन लेयर आपका तबाह हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो आपने देखी मैड मैक्स टाइप मूवियां नहीं देखी कि दुनिया तबाह हो गई है, मौसम का पता नहीं लग रहा, दिस इज व्हाट वी विल डू। अब ये अगर बहुत आपको थियोरेटिकल बात लग रही है तो आपको कुछ रियलिटी भी दिखा देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अजीम के एंड में जो जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा, तो उनके क्या असरात थे जरा ये भी आप देख लें। ये हैं वो लोग जिनको रेडिएशन बर्न्स हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे वो शायद खुशकिस्मत थे कि वो वेपराइज हो गए, मतलब उनका कुछ नहीं बचा, सिर्फ साए जो जमीन पर अभी भी आपको मिलेंगे, दे लुक लाइक शैडोज, ये उनकी यही बची है। अच्छा, अब ये कुछ अंधे हुए हैं, कुछ हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गए हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि ये बात एक नस्ल पे आके खत्म होती है, क्योंकि जो रेडिएशन पॉइजनिंग है वो जेनेटिक लेवल पर डैमेज करती है, आपके बच्चों तक भी जाती है, उससे आगे भी जाती है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ वॉर जी। अच्छा, आप देखिए, आप हर आदमी हिरोशिमा नागासाकी की मिसाल देता है। कन्वेंशनल तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी बम मार के, कन्वेंशनल बम मार ड्रेसडन को जो है फायर बॉम्बिंग तकरीबन जमीन के नक्शे से मिटा दिया था। खुद इवन बर्लिन का अगर आप हशर नशर देखें उसके काश आप तस्वीरें दिखा सकते। जी बिल्कुल, एटम बम की भी जरूरत नहीं है ना सर। आप दूसरी जंग अज़ीम की बात क्यों कर रहे हैं? आप अलेप्पो देखिए, शाम की जो हाल है सर, एक हफ्ते के दौरान 200 से ज्यादा आम शहरी, जिसमें 100 से शायद बच्चे पिछले एक हफ्ते में, और टोटल जो कैजुअलिटी कह रहे हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग वहां अब तक हलाक हो चुके हैं और मुसलसल तबाही जारी है जिस तरीके से वहां पर बमबारी हो रही है। यार अगर आप यूनिसेफ की जो डायरेक्टर है, बच्चों की फलाह बहबूद का जो इदारा है, उसने ज़ाहिर बड़े बड़े अजाब देखे होंगे। वो कह रहे हैं कि हमने जो हलब के बच्चों पे इस वक्त क़यामत गुजर रही है, हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखी। बान की मून जो है वो कह रहे हैं कि हलब के जो हालात हैं वो किसी भी स्लाटर हाउस से बदतर हैं। बिल्कुल। और जो लोग तबाहकुन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सिविलियंस के खिलाफ, 20 लाख सिविलियंस वहाँ ट्रैप हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। सीरियन एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, आखिरी दफा पिछले हफ्ते पानी की जो आखिरी सप्लाई थी वो भी उन्होंने बर्बाद करके रख दी। 20 लाख आदमी उस वक्त 8 कॉन्वॉय पे तो बॉम्बिंग की थी। 8 कॉन्वॉय यहाँ पे स्टारवेशन, अस्पतालों को भी डिलिबरेटली मारा गया सर। 30 डॉक्टर बचे हैं अलेप्पो में, और ये इसमें मैं सिर्फ सर्जन की बात नहीं कर रहा, सब कुछ मिला दो सर। अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर कितने लोग हैं? 3 लाख लोग, 30 डॉक्टर। जानबूझ के अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात सर कि मैं कुछ अकाउंट्स पढ़ रहा था अलेप्पो के शहरियों की, ठीक है, वो कहते हैं कि जी हम बत्ती नहीं जला सकते क्योंकि जो रशियन बॉम्बर्स हैं, ठीक है, सीरियन एयरफोर्स को तो छोड़ दो, सीरिया की एयरफोर्स रशियन एयरफोर्स है, वो बत्तियों को टारगेट करते हैं। अगर उनको कहीं नजर आ गई ना कि यहाँ पे लाइट है, वहां पे टारगेट करते हैं। चुनाचे हम अपनी बेसमेंट में अंधेरे में छुपे हुए होते हैं, लेकिन फिर वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज करते हैं जो गहराई तक पहुंचते हैं, और स्ट्रेटेजी यही है कि आप सब लोगों को कत्ल। अच्छा, दूसरी जंग अज़ीम का लोग कहते हैं बहुत खराब हुआ। यार कुछ चीजें अच्छी थी वहां, सिविलियन ठिकानों पे हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती थी बिल्कुल कि अटैक ना हो। अब तो कोई लाइन ही नहीं है ना सर। मिलिट्री कॉन्वॉय, वो तिब्बी कॉन्वॉयस पे होता था। ये सीरिया में सारे मुसलमान लड़ रहे हैं ना, जो भी जिस अकीदा का भाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर भेजा तो कहते एक हिदायत बड़े वाज़ेह फरमाते थे, दरख्त, बच्चे, औरतें, बूढ़े और बीमार हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल, और जो तुम्हारी अमान में आए, सही बात है, उसको नहीं कुछ करना, नुकसान नहीं पहुंचाना।
और ये जो है हलब में ये हो रहा है। अब वो जो है ना सारी अखलाकियात बदल गई हैं। मसलन कुद्दूस देखें, कुद्दूस में मेडिसिन सॉ फ्रंटियर का जो हॉस्पिटल था, बिल्कुल उस पे अमेरिकन ने बमबारी की। बिल्कुल। और बमबारी के बाद वो कह रहे हैं, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हमें इस अलमिया पे दुख है, वो कहते हैं जी हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये कोई वैल्यू टारगेट तो नहीं। इवन आज अफगानिस्तान में हुआ है ये। अफगानिस्तान में उन्होंने कहा जी हमने तालिबान को वो मारा है, बाद में वो पता लगा कि वो जो 15 जो है वो सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हैं वहाँ पर, और उन्होंने कहा अच्छा ये हम तहकीकात करके तो चेक कर लेंगे बाद में। तो अच्छा फिर ये कहते हैं बारबेरियंस। हाँ नो यार, मिसाल किन की देते हैं और खुद जो है ये क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए सर, जब आप 1000 फुट और कहते हैं चंगेज खान, जब आप 1000 फुट की बुलंदी से बॉम्ब गिराते हैं ना तो वो टेररिज्म नहीं होती, वो कुछ और है, उसका कोई और लफ्ज़ है। मसला इट्स फ्री फॉर ऑल। नहीं वो तो अभी आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो है जॉन केरी ने तंबीह की है अपने रूसी वज़ीर ख़ारजा को कि जनाब अगर आपने बमबारी नहीं रोकी तो हम जो है शाम पे मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। यानी जो फिर फ्री फॉर ऑल वैसे ही हो रहा है की बात होती है ना, तो पता है क्या है, रूस कहता है कि सर आप सीज करें हम फायर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सबसे हंसी की बात यह है कि ये धमकी देते हैं कि शाम के शहरियों को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा। ओह अच्छा, नहीं अभी तक नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा, अब पहुंचेगा। पता है यार, ये बहुत अफसोस से बात करनी पड़ेगी कि जो आजकल जो सूरत हाल चल रही है ना इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, पाकिस्तान और भारत में, शायद अच्छा हो कि एक दफा ना रज के जम के पेट भर के जंग लड़ लो। जब लाखों करोड़ों लोग तबाह होंगे ना, पूरा खित्ता जल के राख हो जाएगा, फिर हो सकता है कि कुछ अकल आप में आए। यानी एक या दो बेवकूफों को हम खुली छूट दे दें, हाँ बस खत्म कि वो लड़ लें। देखिए यूरोप में भी तो अमन क्या कितनी जंगों के बाद यार ये बिल्कुल तुमने ऐसी बात की कि जो यहाँ मैं अक्सर सुनता हूँ कि यार इस मुल्क को खुमैनी की जरूरत है, बस खुमैनी आए। मैं तो थक हार के कह रहा हूँ ना सर, मैं सीरियसली ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तबाही जितनी आपने दिखा दी है, और अब जो जौहरी हथियारों की सूरत हाल है, लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल लोग तो यार लोगों ने जंग नहीं देखी ना, वो इसको समझ रहे हैं कि शायद एक दफा मैच है, एक छोटा सा हो जाएगा, फिर शायद एक दफा देखने की जरूरत है, शायद एक दफा देखने की जरूरत। वैसे इस खित्ते ने बहुत अरसे से जंग नहीं देखी। ये जो 17 दिन की लड़ाई है ना, ये जंगें नहीं होती सर, वो पेंट अप होता है, जंगें होती है 8-8 साल की, जो एक दफा बात कर इराक और ईरान के दरमियान हुई, या जंगें होती है जंगे खलीज की तरह की, या जंगे वियतनाम की तरह की। 17 दिन की जंगें देखी। इनका ख्याल है कि इट्स जो है ये बिल्कुल होगा। ये टीवी वॉर नहीं होगा, मीडिया का जिस तरह है कि हम ये सबक सिखा देंगे उसको, ये सबक सिखा देंगे, तो भाई हम क्या सबक सिखाएं, हम तो ब्रेक ही ले सकते हैं। तो हम ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद एक और खबर है जिस पर हम बात करेंगे। और अब रुख करेंगे अमेरिका का, जहां पर 9/11 में जहां बाग होने वाले 3000 से ज़ायद अफराद के लवाहिकीन ने जो सऊदी अरब को सू करने का ऐलान किया था, जिसकी वजह ये थी कि 9/11 के जो हाईजैकर्स थे तैयारों के, 19 में से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था। उस पर काफ़ी बहस होती रही। उसके बाद वो बिल की शक्ल में आ गया कांग्रेस में और सेनेट में, उन्होंने पास किया। उसके बाद सदर ओबामा ने उसको वीटो कर दिया। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि वहाँ का जो ऐवान बाला सेनेट है उसने अमरीकी सदर ओबामा का वीटो मुस्तरद कर दिया है, और अमरीकी सदर का ये कहना है कि बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। अब ओबामा साहब का कहना है कि जी इसके जो नताइज आएंगे उसका वो भरना पड़ेगा पेंटागन को, डिप्लोमेट्स को, सर्विस मेंबर्स को और अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज को। क्यों? क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मज़ेदार बात जो ये है कि जब इराकियों ने कहा था कि जी हम आप पर मुकदमा करेंगे, आपने जो क्या किया हमारे साथ, तो अमेरिका कोर्ट ने कहा था कि जी अगर अमेरिका में नहीं हुआ तो आप कैसे मुकदमा कर सकते हैं। नहीं, वो ये भी होता है कि यूएन को सामने कर देते हैं, वो तो अपनी जगह है ना, यूएन तो इराक में इन्वॉल्व भी नहीं थी। बट पॉइंट इज कि एक आपने दरवाजा खोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कल कोई मुकदमा करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक
प्रेसिडेंट, एक मिसाल कायम हो गई है। तो मैंने कहा कि एक छोटी सी अगर एक लिस्ट बना ले कि कौन कौन से लोग और कौन कौन से ममालिक अमेरिका को सू कर सकते हैं और क्यों। तो शुरू तो हम करते हैं अमेरिकन इंडियंस से, जिनको नेटिव अमेरिकन और इस खित्ते में कभी कभी रेड इंडियंस भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये सू करेंगे क्योंकि इनकी बाकायदा नस्ल कुशी हुई थी, और नस्ल कुशी भी कैसे हुई थी, बड़ी मजेदार तरीकों से। स्मॉल पॉक्स के ब्लैंकेट्स दिए गए थे उन्हें, जो हाँ जी हाँ जो मतलब बीमारों या अस्पतालों से लेकर इनको दिया गया था कि ये देखें आपके लिए हम चादरें लाए हैं। और फिर क्योंकि इनको रेजिस्टेंस नहीं थी तो हजारों सैकड़ों की तादाद में मारे गए थे। फिर एक फिनोमेनॉन, एक इवेंट था ट्रेल ऑफ टीयर्स, जहां पर जो चेरोकी कौम थी उनको मार्च किया गया था अक्रॉस द यूएस कि जी हम आपको रीसेटल कर रहे हैं एक कैंप में, ना पानी ना खाना, आधे से ज्यादा तो रास्ते में ही मर गए। ये मेरा ख्याल है कि मॉडर्न एज की सबसे कामयाब नस्ल कुशी रही है क्योंकि उनका नामो निशान भी मिट गया। चेरोकी जीप है, अब चेरोकी जीप है, हाँ बिल्कुल। और साउ और 2-3 बेसबॉल टीम्स भी हैं जिनके ऊपर रेड इंडियंस की, जैसे अपाची हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर यही बच गए। अब रेड इंडियन इस शक्ल में ही बचे, हेलीकॉप्टर की शक्ल में, जीप की शक्ल में, और इक्के दुक्के कैसीनोज हैं उनके पास, वो दे दिया उन्हें मुबारक सदके के फिर सदके के लिए। फिर जाहिर है कि जापान की तो हमने बात की है, कोई तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए थे नागासाकी, हिरोशिमा में, ये तो चले छोड़ दें। वियतनाम का भी बड़ा मजेदार केस बनता है। नेपाम गर्ल की तस्वीर तो आपने देखी है, वो छोटी लड़की जल रही है, वो सू कर सकती है। एजेंट ऑरेंज इस्तेमाल किया गया था वियतनाम वॉर में कि ये जो जंगल जिनमें वियतकॉन्ग छुपते हैं इनको खत्म कर दें, लेकिन उसके असर क्या हुआ कि 2 नस्लें तबाह हो गई। क्योंकि यार इस तरह तो आप 1000 मिसालें दे सकते हैं। मेरे पास 2-3 और मिसालें, अगर मैं अमेरिकन होता मैं कहता भाई साहब ये जो हमने लॉ पास किया है ना, ये हमने अपनी कंजम्पशन के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया। आप अपना लॉ अलग पास करें और तप्पड़ है तो हमसे पैसे लेके दिखा दें। नहीं वो तो अभी तो कुछ नहीं होगा ना सर, लेकिन सर दिस सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर गोइंग फॉरवर्ड। और बहुत है यार, मतलब और सऊदी अरब ईरान कुछ तो नहीं होगा, इराक वॉर देख लो यार, फलूजा देख लो, अबू गरीब देख लो, और ये तो चलो डायरेक्ट इंटरवेंशन है। पूरा जनूबी अमेरिका देख लो, फाटा देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, तो इस तरह तो अच्छा है, पूरी दुनिया जो है ना, बस अब सिर्फ ट्रम्प सरकार का इंतजार है। सिर्फ अमेरिकी मुकदमे कर सकते हैं, कोई और शहरी या मुल्क अमेरिका में मुकदमा All men are created equal, but some are more equal than others. Yes, ठीक है सर। और इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं। कल आप अपना रोना रोते रहें अमेरिका का कुछ, लेकिन कॉलिन डे की मजबूरी ये होगी कि इमरान खान साहब जो है वो रायविंड में अपना जलवा दिखा रहे होंगे, तो आपकी कॉल्स जरूर लेंगे। और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।